नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मेरी उम्र 28 साल है। इस समय मैं अहमदाबाद, गुजरात में रहता हूँ। पहले मैं राजस्थान के एक छोटे से कस्बे का रहने वाला था, लेकिन एक हादसे के बाद मुझे अपना गांव छोड़कर यहाँ आकर बसना पड़ा। तब मैं सिर्फ 8 साल का था जब मेरी जिंदगी की ये कहानी शुरू हुई। उस वक्त हमारे घर की हालत बहुत खराब थी। मेरी माँ एक घर में नौकरानी का काम करती थी। मेरे पिताजी का देहांत तब हुआ जब मैं बहुत छोटा था और तब मेरी पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रही थी। तो माँ ने मुझे घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बंटाने को कहा। मेरे पिताजी का निधन मेरे जन्म के कुछ साल बाद ही हो गया था। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। फिर जब मैं 9 साल का था, मेरी माँ को कैंसर हो गया। तभी से मैं अकेला ही अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा था। मेरी माँ गांव के एक बड़े घर में झाड़ू पोछा करती थी, जो हमारे झोपड़े से ज्यादा दूर नहीं था। फिर जब मैं 10 साल का हुआ तो माँ ने सोचा कि अब मुझे भी उनके साथ उस घर में कुछ काम करना चाहिए। शुरू में मैं वहाँ सिर्फ बर्तन साफ करता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने कपड़े धोना और बगीचे में पानी देना भी सीख लिया। फिर उसी साल मेरी जिंदगी में एक और बड़ा झटका लगा। मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। एक बार काम करते वक्त उनकी छाती में तेज दर्द उठा था। हमने सोचा कि थकान की वजह से होगा, लेकिन जब तक हमें पता चला कि ये कैंसर है तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एक दिन माँ की मृत्यु हो गई। उन दिनों में बहुत उदास और अकेला रहने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं कैसे जिंदा रहूंगा। अब मैं पूरी तरह से अनाथ हो गया था। हमारे पास रहने के लिए जो छोटा सा झोपड़ा था, वह भी माँ के जाने के बाद गांव वालों ने छीन लिया। लेकिन जैसा कि कहते हैं, जब जिंदगी में सब कुछ खत्म लगे और दुनिया आपको ठुकरा दे, तब ऊपर वाला कोई ना कोई फरिश्ता जरूर भेजता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। माँ के अंतिम संस्कार के बाद मुझसे मिलने आई मेरी चाची सुनीता, जो मेरे पिता की छोटी बहन थी। वह एक विधवा महिला थी। उस समय उनकी उम्र 25 साल थी। मुझे नहीं पता कि उनकी शादी के बाद उनके पति की मृत्यु कैसे हुई थी, लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। वैसे जब तक मेरे पिताजी जिंदा थे, सुनीता चाची कभी कभी हमारे घर आया करती थी, क्योंकि वह पिताजी की इकलौती बहन थी। फिर माँ के निधन के बाद उन्होंने मुझे अपने घर चलने को कहा। तब उन्होंने वादा किया कि वे मुझे पढ़ाई करवाएंगे, और यह सब वह मेरे पिताजी के साथ अपने भाई बहन के रिश्ते की खातिर कर रही थी। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि तब मुझे लगा कि भगवान सचमुच मेहरबान है। जब सब कुछ छिन जाता है तब भी कोई रास्ता जरूर बनता है। अब मैं सड़कों पर भटकने से बच गया था। फिर सब कुछ जल्दी जल्दी हुआ और मैं सुनीता चाची के घर रहने चला गया। उनका घर बहुत खूबसूरत था। ज्यादा विशाल तो नहीं, लेकिन बहुत साफ सुथरा और प्यार से सजाया हुआ था। घर में एक छोटा सा कमरा भी था और उन्होंने कहा कि हम दोनों उसी कमरे में रहेंगे, ताकि मुझे रात में डर ना लगे। शुरू में मैं हिचकिचाया और मैंने मना भी किया। मैंने कहा कि मुझे तो बाहर आंगन में भी सोने में कोई परेशानी नहीं। वैसे भी झोपड़े में तो हम लोग सिर्फ जमीन पर बिछाकर सोते थे। इस पर सुनीता चाची ने कहा, बेटा, अब तुम उस झोपड़ी में नहीं हो, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे बिस्तर पर सोगे, ताकि तुम्हें अकेलापन ना लगे। वैसे सुनीता चाची के साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई थी। उन्होंने मुझे एक सुकून भरा जीवन दिया। रहने के लिए घर, खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन, पहनने के लिए साफ कपड़े, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। उनका एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर था, जहाँ गांव की औरतें अपने बाल और चेहरे की सजावट के लिए आती थी। उसे होने वाली कमाई से उन्होंने मेरा पूरा खर्च उठाया। फिर कुछ ही दिनों में उन्होंने मेरा एक स्कूल में दाखिला करवा दिया, ताकि मैं अपनी बाकी पढ़ाई पूरी कर सकूं। तब उनकी मदद से मुझे पहली बार लगा कि मेरी जिंदगी में भी कोई मकसद है और मैं भी कुछ बन सकता हूँ। फिर समय तेजी से गुजरता गया और मैं कॉलेज तक पहुँच गया। अब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और पूरे समय सुनीता चाची ही मेरे खर्च का जिम्मा उठा रही थी। मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह पाला पोसा।
फिर कुछ साल बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अब मुझे उन्हें माँ कहना चाहिए। उनका कहना था, जब तू मेरे लिए बेटे जैसा है तो मुझे चाची कहने की क्या जरूरत? अब से मुझे माँ कहकर बुलाओ। तब मैंने भी खुशी खुशी उन्हें माँ कहना शुरू कर दिया। उस वक्त मैं 23 साल का हो गया था। तब हम दोनों एक दूसरे के साथ इतने घुल मिल गए थे कि जब माँ पार्लर से घर लौटती तो मुझे गले लगाती और प्यार से मेरे माथे पर हाथ फेरती। तब मुझे ये सब आम बात लगती थी, क्योंकि एक माँ अपने बेटे को जैसे चाहे वैसे प्यार करती है। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि कभी कभी उनके गले लगाने का तरीका कुछ अलग सा होता था, जैसे उसमें कोई दूसरा एहसास छिपा हो, कुछ ऐसा जो माँ बेटे के रिश्ते से परे हो। लेकिन उस समय तक मुझे कुछ भी साफ नहीं समझ आ रहा था। तब माँ का ये रोज का नियम था कि सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले वो मुझे गले लगाती थी। हालांकि कभी कभी जब वो मुझे गले लगाती तो कुछ अजीब सा लगता था। ऐसा लगता था जैसे मेरे अंदर उनके लिए कोई नई भावना जाग रही हो। लेकिन तब ये मेरे समझ से बाहर था कि ये क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने उस अजीब से एहसास को अनदेखा करना शुरू कर दिया। लेकिन अब जब भी मैं सुबह नहाकर बाहर आता तो मुझे अक्सर माँ की नज़रों का एक अलग अंदाज महसूस होता। फिर जैसे ही मैं उनकी तरफ देखता वो फट से अपनी नज़रें हटा लेती। तब मुझे थोड़ा अटपटा जरूर लगता था, लेकिन मैंने उसे कभी गलत नहीं समझा। फिर एक रात मैं अपने कॉलेज के दोस्त की शादी से देर रात शराब पीकर घर लौटा। तब मैं बहुत नशे में था। पहले माँ ने मुझे गर्म दूध लाकर दिया और मेरी देखभाल करने लगी। तब मैं नशे की हालत में था, इसलिए कुछ कर नहीं सका। बस उन्हें करने दिया जो वो करना चाहती थी। तब माँ का हाथ मेरी पीठ से होता हुआ मेरे कंधों से नीचे बढ़कर कमर पर हल्के से रुक गया, और तब उनके नरम हाथों का स्पर्श मुझे पागल सा करने लगा। इस दौरान माँ के चेहरे पर एक हल्की सी चमक थी, जो बता रही थी कि उन्हें ये सब अच्छा लग रहा है। इसके बाद माँ ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिस्तर पर बैठा दिया। फिर वो भी मेरे पास सटकर बैठ गई और मेरा हाथ पकड़कर उसे सहलाने लगी। कुछ देर तक हम ऐसे ही बैठे रहे। फिर अचानक माँ ने मुझे हल्का सा धक्का देकर बिस्तर पर लिटा दिया और अपने दिल की बात कहने लगी। तब वो ही बोल रही थी, क्योंकि मैं नशे में था, इसलिए उनकी बातों पर न तो ध्यान दे पा रहा था और ना ही कुछ बोल पा रहा था। बस माँ जो चाहती थी वैसे ही बोलती रही। करीब 20 मिनट तक वो लगातार बोलती रही, फिर खुद ही थक कर सो गई। तब मैं तो नशे में था तो सोया या जगे कुछ पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो कमरे की मेज पर नाश्ता और गर्म चाय पहले से रखी हुई थी। तब चाय की महक पूरे कमरे में फैली हुई थी। फिर जैसे ही मैं बिस्तर से उठा, मुझे अपनी कमर में एक अजीब सा दर्द हुआ। तभी मेरे मुंह से निकल गया, हाय राम। तभी माँ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेटा, क्या हुआ? नींद कैसी रही तुम्हारी? इस पर मैंने कहा, माँ नींद का तो पता नहीं, लेकिन मेरी कमर में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भारी उठाया हो। इस पर माँ ने कहा, बेटा लगता है कल रात तुमने कुछ ज्यादा ही पी लिया था। ठीक तो हो ना बेटा? तभी मैंने गौर किया कि उस वक्त मेरे कपड़े बदले हुए थे, जबकि मुझे याद था कि रात को जब मैं पीकर आया था तो कुछ और कपड़े पहने थे। फिर भी मैंने उस बात को टाल दिया और उनकी बात का जवाब दिया, मैं ठीक हूँ माँ, और नींद भी अच्छी थी। इसके बाद मैं आंखें मलते हुए और उबासी लेते हुए उनसे पूछ बैठा, आपने नाश्ता कर लिया क्या? और हाँ, नाश्ते के लिए शुक्रिया। इस पर उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मैंने तो खा लिया, बहुत भूख लगी थी। और तुम्हें जगाया नहीं, क्योंकि तुम देर से लौटे थे, रात के 12 बज गए थे। सोचा कि तुम्हारी नींद पूरी हो जाए। तब बातों के बीच मैंने नाश्ता शुरू किया और नाश्ते के दौरान ही मैं ये सोच रहा था कि पिछले रात की बातें याद करूं। लेकिन तब मुझे बस इतना ही याद आया कि मैं बहुत नशे में था और माँ गर्म दूध लेकर आई थी, और तभी मैं लड़खड़ाकर गिरने वाला था कि माँ ने मुझे थाम लिया। इसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं। खैर, अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य ही चलता रहा। तब मैं पढ़ाई और नौकरी की तलाश में लगा रहा,
लेकिन तभी एक दिन एक अनचाही घटना हो गई। मैं एक कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देकर लौट रहा था। तभी रास्ते में एक साइकिल वाले ने मुझे टक्कर मार दी। सौभाग्य से तब घर ज्यादा दूर नहीं था, क्योंकि वो हादसा हमारे घर से बस 2 किलोमीटर की दूरी पर हुआ था। टक्कर इतनी जोर से लगी थी कि मैं बेहोश हो गया। तब मेरी आखिरी याद बस इतनी थी कि आसपास के लोग शोर मचा रहे थे और कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। फिर जब मुझे होश आया, मैं अस्पताल में था। पूरे शरीर में तेज दर्द था। तब मैं हिल भी नहीं पा रहा था। सिर में भी भारीपन था, इसलिए आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था। तब मैं चुपचाप लेटा रहा। तभी मैंने माँ की धीमी आवाज सुनी, जो मेरे पास ही बैठी थी। वो मेरा हाथ पकड़े हुए बोल रही थी, अर्जुन प्लीज उठ जाओ, एक पूरा दिन बीत गया, तुम्हें बेहोश हुए। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, तुम्हें सीने से लगाना चाहती हूँ। तब वो रोते हुए कह रही थी, अर्जुन काश तुम समझ पाते कि मैं तुम्हें कितना चाहने लगी हूँ। एक माँ की तरह नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा। हालांकि मुझे पता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं सोचते, लेकिन मेरे लिए ये एहसास बहुत गहरा है। और कल रात जब तुम नशे में थे तो तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ था। तब वो और भी बहुत कुछ धीरे धीरे मेरे कानों में कहती गई। शायद उन्हें लगा कि मैं कुछ नहीं सुन रहा, लेकिन मैं सब सुन रहा था। उनकी बातों से मेरा मन बहुत उलझ गया, लेकिन उन शब्दों में एक अजीब सी गर्माहट और अपनापन भी था, और ना जाने क्यों उस पल मुझे एक राहत से मिली। लेकिन उसी वक्त मेरे मन में एक अनजाना डर भी जाग, क्योंकि जो बातें मैंने सुनी थी उसने मेरे दिल और दिमाग को उलझा दिया था। अब मैं अंदर से बेचैन हो रहा था, इसलिए मैंने जानबूझकर अपनी आंखें खोल दी और बोल पड़ा, माँ, क्या वो सब सच था जो मैंने अभी सुना? क्या आप मुझे एक बेटे से भी ज्यादा चाहने लगी है? और कल रात को आपने क्या किया? मैंने तो हमेशा यही माना कि आपका इरादा साफ है। आप सिर्फ माँ की तरह मेरा ख्याल रख रही है, लेकिन अब लग रहा है कि आपने जो कुछ मेरे लिए किया वो सब किसी और वजह से था। तब मेरे सवाल में गुस्सा भी था और तकलीफ भी। तब मेरी बात सुनते ही माँ की आंखों में आंसू आ गए। फिर भी उन्होंने नरम आवाज में कहा, अर्जुन बेटा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं बहुत डर गई थी। कितना इंतजार किया कि तुम होश में आओ। मैंने उसकी बात को बीच में ही काट दिया और कहा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। क्या वो सब सच था जो तुमने मुझसे कहा था? उसने धीरे से जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम समझ रहे हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी भावनाओं को समझो। उसके चेहरे पर घबराहट और संकोच साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने मुझे एक गिलास नींबू पानी थमाया और आसपास देखने लगा, शायद इस डर से कि कोई हमारी बात सुन ना ले। मुझे भी लगा कि क्लिनिक में इस तरह की बातें करना सही नहीं है। मैंने कहा, तुम जरा बाहर जाओ, मुझे थोड़ा आराम करना है। फिर मैंने करवट बदली और दूसरी तरफ लेट गया। कुछ दिनों तक क्लिनिक में रहने के बाद हम अपने घर वापस आए, लेकिन घर पहुंचने के बाद भी मैं उससे खुलकर बात नहीं कर पाया। मन के भीतर कुछ टूट सा गया था, जिसे मैंने अपने माँ जैसा माना। उसने मुझे एक अलग नजरिए से देखा, ये सोचकर मैं परेशान था। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उस समय मेरी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। माँ ही मेरी देखभाल कर रही थी। खाना खाने में भी उनकी मदद लेनी पड़ती थी। हालांकि कपड़े बदलते वक्त मैं खुद संभाल लेता था। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। घर का माहौल कुछ ठंडा ठंडा सा रहा, लेकिन माँ ने कभी न शिकवा किया न ही अपनी थकान का जिक्र किया। धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे। फिर मेरी सालगिरह का दिन आया। मुझे नहीं लगा था कि उस दिन कुछ खास होगा, लेकिन जब मैंने देखा कि माँ ने मुझे एक नया गिटार तोहफे में दिया, वही गिटार जिसके लिए मैं महीनों से पैसे जोड़ रहा था, तो मैं हैरान रह गया। उस पल की खुशी को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मुझे संगीत का बहुत शौक था और उस गिटार से मैं अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता था। सालगिरह के बाद मेरा मन माँ के लिए नरम पड़ने लगा। मैं फिर से उनके करीब आने लगा। मुझे पता था कि माँ मुझे एक बेटे से कहीं ज्यादा चाहती थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि घर में मुझे सिर्फ आराम करना पड़ता है, बाकी सारा काम खुद करती है।
मुझे कुछ करने की इजाजत ही नहीं देती। एक रात मैं अपने कमरे में बैठा कुछ सोच रहा था। तभी माँ की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो कमरे में दाखिल हुईं। उनका चेहरा थका हुआ था और वो हल्के हल्के खांस रही थी। वह चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। मैंने चिंता से पूछा, क्या हुआ माँ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? लगता है ब्यूटी पार्लर में बहुत मेहनत कर ली। आपको विश्राम की जरूरत है। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं ठीक हूँ बेटा, फिक्र मत कर। बस थोड़ा थक गई हूँ। शायद सोने की जरूरत है। तुमने रात का खाना खाया ना? मैंने हामी भरी। हाँ, खा लिया। उन्होंने धीरे से कहा। अच्छा है, तुमने अपना ध्यान रखा, भले ही मैं घर पर न थी। अब मैं सोना चाहती हूँ, तुम भी सो जाओ। मुझे माँ पर बहुत दया आई। लगा कि मेरी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी। मुझे एहसास हुआ कि अब उनकी देखभाल करना मेरा फर्ज है। उस रात मैंने फैसला किया कि सुबह तक उनके पास रहूंगा। मैं जागता रहा जब तक वह सोती रही। कुछ दिनों बाद उनकी सेहत में सुधार हुआ। जब वो पूरी तरह ठीक हुई तो बोली, तुम्हारे साथ के बिना मैं इतनी जल्दी ना ठीक होती। मैंने कहा, माँ, मैंने वही किया जो आप मेरे लिए करती है। आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। इसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। घर में फिर से हंसी खुशी का माहौल बन गया। लेकिन एक दिन मुझे लगा कि मैं उनके लिए कुछ अलग महसूस करने लगा हूँ। हाँ, वही जो आप सोच रहे हैं, वह मुझे अब अच्छी लगने लगी थी। रात को नींद आने के बाद मैं उन्हें देखने लगा। अब मैं खुद को उनका बेटा नहीं मानता था, क्योंकि वह मेरे लिए एक ऐसी औरत थी जिसे मैं पूरे दिल से चाह सकता था। मुझे समझ आ गया कि ये सिर्फ माँ बेटे का रिश्ता नहीं है। फिर एक दिन मैंने अपने मन की बात उनके सामने रख दी। पहले उन्हें भरोसा नहीं हुआ। वो बोली, ये ठीक नहीं है बेटा, मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन अब हम माँ बेटे जैसे हैं। मैंने पूछा, जब मैं क्लिनिक में था तब आपने कहा था कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। उस रात जब मैं नशे में था, आपने वही दिखाया था ना? क्या उसका मतलब वही था जो मैं सोच रहा हूँ? क्या आप इसलिए मुझसे प्यार करती है क्योंकि आप मुझे अपना हमसफर बनाना चाहती है? मेरे सवाल पर वो खामोश हो गई। फिर धीरे से बोली, हाँ अर्जुन, मैंने तुमसे वैसा ही प्यार किया जैसा तुम सोच रहे हो। लेकिन जब तुम नाराज हुए और मेरे प्यार को ठुकराया तो मैंने खुद को समझाया कि ये गलत है और इसका कोई भविष्य नहीं। मैंने उनकी आंखों में देखकर कहा, गलत क्यों कह रही हो? आप मेरी सगी माँ नहीं हो। मैं आपका खून का बेटा नहीं हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई और नहीं, बस आप हो। मैंने अपने सारे जज्बात उनके सामने रख दिए। पिछले दिनों मैंने खुद से बार बार सवाल किया था और अब मुझे यकीन हो गया कि मैं भी उनसे प्यार करने लगा हूँ। आज मैं ये बात साफ साफ कह रहा हूँ। उस दिन के बाद हमने अपने रिश्ते को एक नया नाम दिया और प्रेमी बन गए। ये सिर्फ दिल की बात नहीं थी, हमने इसे सच करने का फैसला किया। अगले दिन मैं सुबह सुबह बाजार गया। मन में थोड़ी हिचक थी, लेकिन उत्साह भी था। एक छोटी सी हस्तशिल्प की दुकान पर रुका, जेब से नोट निकाले और गिने। वहां एक सुंदर लॉकेट दिखा जिस पर नन्हा सितारा बना था। मैंने उसे खरीद लिया। फिर पास की दुकान से हरी रेशमी साड़ी ली, जिसके किनारे सुनहरी कढ़ाई से सजे थे। दुकानदार ने हंसकर पूछा, क्या शादी की तैयारी है भाई? मैंने हल्के से सिर हिलाया, क्योंकि मेरे मन में सुनीता की छवि थी। घर लौटकर मैंने सुनीता को सब दिखाया। उनकी आंखें खुशी से भर आई, लेकिन वो धीरे से बोली, अर्जुन, मुझे डर लग रहा है। अगर गांव वालों को पता चला तो क्या सोचेंगे? मैंने उनका हाथ थामा और कहा, अब हमें दुनिया की परवाह नहीं करनी। हमारा प्यार सच्चा है और हम इसे ईश्वर के सामने पूरा करेंगे। उस रात हमने घर के आंगन में एक छोटा सा पूजा स्थल बनाया। सुनीता ने हरी साड़ी पहनी और मैंने अपनी सबसे अच्छी कुर्ता पायजामा। ना कोई पंडित था, ना कोई शोर शराबा, जस्ट हम और हमारा यकीन। मैंने उनके माथे पर चंदन लगाया और लॉकेट पहनाया। दारों को साक्षी मानकर हमने एक दूसरे से वादे किए। उस पल से हम जीवन साथी बन गए। आज हमारी पहली रात थी। कमरे को गेंदे के फूलों और दियों से सजाया। सुनीता संकोच कर रही थी,
लेकिन उनकी हंसी में शांति झलक रही थी। हम बातें करने लगे और रात के 1 बज गए। जब मैंने उन्हें पास आने का इशारा किया, वो शर्माकर कुर्सी पर बैठ गई और बोली, आज बहुत थक गई हूँ। अर्जुन, तुम्हें नींद नहीं आ रही? मैंने हंसकर कहा, नहीं, मेरी जान थका नहीं, उल्टा जोश में हूँ। ये सुनकर सुनीता खिलखिलाकर हंस पड़ी और अपना मुंह छिपा लिया। एक आंख से झांकते हुए बोली, मतलब मेरा हीरो आज मुझे चैन से सोने नहीं देगा। मैंने कहा, अरे मेरी प्यारी, तुम नींद की बात कर रही हो? आज हमारी पहली रात है, इसका क्या? मैं तो इस पल को यादगार बनाना चाहता हूँ। फिर मैंने नकली उदासी दिखाई और मुंह फेर लिया। छोड़ो, तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ, मेरे नसीब में ये रात नहीं। तभी सुनीता मेरे पास आई, पीछे से मुझे गले लगाया और मेरे कंधे को हल्के से झूमकर बोली, मेरे राजकुमार, खुशी का मौका कभी भी बन सकता है, लेकिन आज का मौका अनमोल है। वह मुस्कुराए। सच बताऊं, मैं भी यही चाहती थी, बस तुम्हें परेशान करने का नाटक कर रही थी। ये सुनकर मैं खुद को रोक न सका। हमारा प्यार परवान चढ़ा। पहले उनके साथ कुछ वक्त बिताया, फिर धीरे धीरे वो सब हुआ। वो नरम गद्दे पर लेटी थी। उनकी खूबसूरती देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। फिर बिना कुछ सोचे सुबह 4 बजे तक उनसे बातें करता रहा। उन 4 घंटों में मैंने 5 बार उनके साथ दिल की बातें की और फिर हम एक दूसरे की बाहों में सो गए। अगले दिन सुनीता ने मुझे चाय पिलाई। उनके गले में लॉकेट और हाथ में कंगन देखकर मेरा दिल गर्व से भर गया। हमने समाज से छिपकर अपनी नई जिंदगी शुरू की थी। तब से हमारा रिश्ता और गहरा हो गया। कोई झिझक ना रही, लेकिन ये ज्यादा दिन छिपा ना रहा। गांव वालों को पता चलते ही चर्चाएं शुरू हो गई। हमारे रिश्ते पर तरह तरह की बातें बनी। किसी को नहीं पता था कि हमने शादी कर ली है। प्यार छिपता कहाँ है। कुछ लोग कहने लगे कि सुनीता ने गलती की। वह मुझसे उम्र में बढ़ी है, उन्हें समझदारी दिखानी चाहिए थी। गांव के कुछ लोग बोले, सुनीता को अपने दिल पर काबू रखना चाहिए था। कुछ औरतें कहने लगी, अगर इतनी ही जरूरत थी तो कोई और रास्ता ढूंढ लेती। ऐसी तमाम बातें हुई। हमने ना कुछ सुना ना जवाब दिया। अपनी जिंदगी को प्यार और सुकून से भरने में जुट गए। शायद यही बात लोगों को और खटकने लगी। एक दिन सुनीता का भतीजा विवेक गुस्से में मुझसे मिलने आया। उसने पूछा, तू अभी जवान है, तेरी उम्र क्या है? मैंने कहा, हाल ही में 28 का हुआ हूँ। अब मुझे प्यार की कीमत समझ आ गई है। वह तुनक कर बोला, कैसा प्यार जिसमें माँ बेटे का रिश्ता भी दाव पर लग जाए। वो तेरी देखभाल करती है, तेरा खर्च चलाती है, बस यही तेरा प्यार है कि कोई तुझे संभाले। सुनीता ने गुस्से में कहा, बस कर विवेक, अर्जुन को ऐसा मत कह, वो नेक इंसान है। मैं उससे प्यार करती हूँ। हमारा प्यार सच्चा है, हमें अपनी जिंदगी जीने दे। विवेक की माँ ने कहा, रहने दो बेटा, ये कुल का नाम डूबेगी। अब चुप रहो। सुनीता की जिद के आगे दोनों खामोश हो गए। गुस्से में तमतमाते हुए चले गए। विवेक ने जाते जाते कहा, सुनीता याद रख, जो तू कर रही है वो सही नहीं। हमारे परिवार का नाम भी इसमें घसीटा जा रहा है। सब तुझसे मुंह फेर लेंगे। उसके बाद भी गांव में बातें चलती रही। लोग कड़वी कड़वी बातें कहते, लेकिन उनका इरादा एक था। हमारा रिश्ता उन्हें मंजूर नहीं था। सब जानते थे कि सुनीता ने मुझे बेटे की तरह पाला था, प्रेमी की तरह नहीं। बात बढ़ी तो एक दिन गांव के एक लड़के से मेरी बहस हो गई। उसने हमारे रिश्ते पर भद्दी बातें की। अच्छा हुआ कि सुनीता ने मुझे रोक लिया और पंचायत के लोग आ गए, वरना मैं कुछ अनाप शनाप कर बैठता। आखिरकार हमने फैसला किया कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हमने उदयपुर को चुना ताकि चैन से जी सकें। लोगों की बातों से दूर सुनीता ने अपना घर और अपनी छोटी सी दुकान बेच दी। उसी दौरान मुझे एक म्यूजिक स्कूल में नौकरी मिल गई, जो उदयपुर में ही था। हमने अपना सामान बांधा और उदयपुर पहुंच गए। धीरे धीरे हमारी नई जिंदगी शुरू हुई। मैंने स्कूल से कुछ पैसे उधार लिए और सुनीता के लिए एक नई हस्तशिल्प की दुकान खोली। अब हम अपने काम में मग्न थे और एक दूसरे के साथ थे, उन मुश्किलों से कोसों दूर।
शुरुआत में नए शहर में कोई जानने वाला नहीं था। हमें खुलकर जीने का मौका मिला। हमने अपने फोन से सारी पुरानी तस्वीरें हटा दी, क्योंकि अब हमारे लिए सिर्फ हमारा प्यार और साथ ही सब कुछ था। एक सुबह सुनीता दुकान में काम कर रही थी। अचानक उन्हें कमजोरी महसूस हुई और वो बेहोश हो गई। मैं घबरा गया और उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जांच की और कहा, मुबारक हो, सुनीता गर्भवती है। हम दोनों अवाक रह गए। सुनीता 45 की थी। हमें लगा था कि अब बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन डॉक्टर ने सख्त लहजे में कहा, ये आपका पहला और आखिरी मौका है। इस उम्र में गर्भ ठहरना जोखिम भरा है। इसके बाद कोशिश की तो आपकी और बच्चे की जान खतरे में पड़ सकती है। मेरे मन में खुशी और डर दोनों उमड़ रहे थे। सुनीता ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और बोली, अर्जुन, अगर ये हमारा आखिरी मौका है तो मैं इसे पूरा करना चाहती हूँ। उनकी आंखों में वही जोश था जो उस रात दिखा था, जब हमने चुपचाप अपने प्यार को सींचा था। हमने बच्चे को अपनाने का फैसला किया। हम बेहद खुश थे। हमें और कुछ नहीं चाहिए था। एक बच्चा हमारे परिवार को पूरा करने के लिए काफी था। मेरी नौकरी अच्छी चल रही थी। सुनीता की दुकान से भी अच्छी आमदनी होने लगी थी। इससे हमने उदयपुर में एक छोटा सा घर खरीद लिया। अपने घर को हमने बड़े प्यार से सजाया। 9 महीने बाद हमारे घर में एक नन्हा बेटा आया। अब हम अपने बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। हमारा रिश्ता शायद आम नहीं था, लेकिन हमने दिखा दिया कि सच्चा प्यार उम्र की सीमाएं नहीं देखता। लोग कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। हम खुश हैं और किसी का बुरा नहीं कर रहे। यही हमारी कहानी है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी? अपनी राय जरूर बताएं।